नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कोरोना पीसेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया सिलेबस, नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट, भारत का भूगोल। पिछले कई दिनों से कुछ कमेंट आ रहे हैं, कुछ पर्सनल कॉल भी आए हैं, पर्सनल मैसेज भी आए हैं कि सर आप इंडिया जियोग्राफी स्टार्ट कीजिए। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंडिया जियोग्राफी के इस सेशन को। हम इस भारत की यात्रा को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये क्लास पहुंच जाए, जिससे क्या है हमारा भी मोटिवेशन बनता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज हम शुरू करेंगे इस भारत के भूगोल के बारे में, भारत की यात्रा करेंगे। अगले कुछ समय तक, अगले कुछ टाइम तक हम इस भारत की यात्रा को पूरा करेंगे। हम शुरू से लेकर अंत तक भारत के बारे में सारा कुछ जानेंगे, पूरे भारत की यात्रा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भारत की यात्रा शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे अपने इस सेशन को भारत की स्थिति और विस्तार से। शुरू से हम इस सब्जेक्ट को शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा, टाइम लगभग 100-150 क्लासें भी हो जाएंगी। तो धीरे धीरे हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। आज से हम शुरू करेंगे भारत के भूगोल की इस यात्रा को। तो आज हम शुरू करते हैं स्थिति और विस्तार से। स्थिति और विस्तार से हम बात करेंगे भारत के भूगोल के इस सब्जेक्ट को लाने के पीछे का मोटिव ये है क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। जैसे अभी कुछ और कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आ रहे हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी सीईटी की भर्ती होगी। सीईटी के एग्जाम आएंगे, सीईटी के अभी नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो उसके एग्जाम में उसमें भी भारत का भूगोल दिया हुआ है। और भी जैसे देखो पटवार में भी यदि भारत का भूगोल है, बैंकिंग में भी भारत का भूगोल आता है, रेलवे में भारत का भूगोल आता है। तो लगभग सभी जो सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसियां हैं उन सब में भारत का भूगोल देखा जाता है। और इसमें स्टेट लेवल की भी बहुत सी भर्तियां हैं जिनमें भारत के भूगोल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचर्स की भर्ती हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे वो थर्ड ग्रेड रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे टू हो, उसमें भी भारत भूगोल के बारे में पूछा जाता है। तो यह भारत का एक बड़ा भूगोल है। भारत एक विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो इसका जो भौतिक प्रदेश है वो बहुत बड़ा है। हम इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से भारत व्यवस्थित है, विश्व में कहाँ पर है, कौन से ग्लोब में है, कौन से गोलार्ध में है, किस प्रकार इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है, यहाँ क्या भौतिक दशाएं कैसी है, भौतिक प्रदेश कौन कौन से है वो सब हम देखेंगे। कौन सी नदियां हैं, कौन सी झीलें हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर ये स्थित है, वो सब हम देखेंगे। भारत में किस प्रकार से उद्योग चलता है, तो थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था भी हम यहाँ इसमें देखेंगे। खनिज क्या है वो भी हम देखेंगे। पर्यटन भी लगभग हम इसमें देखने वाले हैं। तो इस प्रकार हम इस भारत की यात्रा को आज से यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे भारत की यात्रा को स्थिति और विस्तार से। हम देखेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत के इस भूगोल में हम वृहद बातों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में भी चर्चा करेंगे। बड़ा टॉपिक आएगा मानसून का, क्यों भारत में मानसूनी दशाएं देखी जाती हैं, उसके भी बारे में हम बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे भारत, भारत क्या है, भारत में क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार की भौतिक दशाएं हैं, सारा हम इसमें देखने वाले हैं। भारत एक देखो बड़ा देश है, भौगोलिक दशाएं अलग अलग हैं, भाषाएं अलग है, बोलियां अलग है, पहनावे अलग अलग हैं। तो सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरी छोर की हम यात्रा करेंगे। हम इस यात्रा को अपने इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। भारत का भूगोल, भारत के सामान्य परिचय से आज हम बात करेंगे। भारत ग्लोब में कौन सी जगह पर स्थित है, कौन से गोलार्ध में है, कौन से अक्षांश देशांतरों के बीच में है। तो उनसे शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं अक्षांश और देशांतरों की। अक्षांश और देशांतरों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होते हैं, ग्लोब में किस प्रकार से अक्षांश देशांतर दर्शाए जाते हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन यही से स्टार्ट होगा, अक्षांश एवं देशांतर से। तो हम आज देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो भारत के भूगोल को हम शुरू करेंगे। इसमें भारत का हम क्या देखेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय देखने से पहले हम देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर को। इनको देखेंगे, अक्षांश और देशांतर के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सने सने धीरे धीरे क्या करेंगे, भारत की इस यात्रा को पूरा करेंगे। इस भौगोलिक यात्रा को इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम पूरा करेंगे। शुरू करते हैं आज के सेशन को अक्षांश एवं देशांतर के साथ। फिर हम धीरे धीरे भारत की जो स्थिति एवं विस्तार है उसके बारे में भी देखेंगे। भारत कौन से अक्षांशों के बीच में स्थित है, कौन से गोलार्ध, कौन से देशांतरों के बीच में स्थित है, उन सभी के बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर को, जो एक कंफ्यूजेबल टॉपिक है।
जो कंफ्यूजेबल टॉपिक है, लेकिन हम उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए आज इस सेशन को शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका कंफ्यूजन इस सेशन के बाद से लगभग क्लियर हो जाएगा। आप इस अक्षांश और देशांतर से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आप सोल्व कर पाएंगे, चाहे वो यूपीएससी को हो, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे डी ग्रुप के हो, चाहे वो किसी भी बैंकिंग लेवल के हो, चाहे वो और कोई भी स्टेट लेवल के या कोई भी सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम हो, उनमें आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को अक्षांश एवं देशांतर से। तो भारत के भूगोल की इस यात्रा को शुरू करते हैं। इससे पहले ग्लोब की यात्रा करेंगे, ग्लोब की यात्रा के बाद हम पहुंचेंगे भारत के अंदर और धीरे धीरे हम भारत की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी यात्रा को अक्षांश एवं देशांतर से। अक्षांश एवं देशांतर से क्या है अक्षांश, क्या है देशांतर, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ग्लोब पर किस प्रकार से व्यवस्थित की जाती है उनके बारे में भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये अपना क्या है, ग्लोब है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये ग्लोब है। इस पर किस प्रकार से ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखो अक्षांश रेखाएं, कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। देखो ये अक्षांश हो चाहे देशांतर रेखा, काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक है, वास्तविक में ये रेखाएं नहीं बनी हुई, काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी के अध्ययन की दृष्टि से इनको बनाया जाता है ताकि क्या है, तो हम समय की गणना कर पाए, स्थान के बारे में देख पाए, किसी चीज के लोकेशन के बारे में हम देख पाए। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का काम ये होता है कि किसी भी स्थान की लोकेशन को बताने में ये मदद देती है। और किसमें मददगार होती है, समय की गणना के लिए, समय की गणना के लिए भी ये मददगार होती है। तो शुरू करते हैं अक्षांश एवं देशांतर से। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके झुके हुए होने के पीछे भी एक कहानी है जो हम फिजिकल जियोग्राफी के सेशन में उसको देखें। अब हम देखते हैं अक्षांश देशांतर को। अक्षांश देशांतर में देखने से पहले हम देखेंगे अक्षांश के बारे में, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, फिर हम देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखाएं होती है, देखो पृथ्वी पर ये जो पृथ्वी है इसको अध्ययन की दृष्टि से सरल बनाने के लिए हमने क्या किया, इस पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। अध्ययन की दृष्टि से इसको कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब के लगभग बीचों बीच खींची गई, ग्लोब के लगभग बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, पूर्व से पश्चिम की ओर, चाहे पश्चिम से पूर्व की ओर कह दो, खींची गई। पूर्व से पश्चिम की ओर एक काल्पनिक रेखा खींची गई, किस पर खींची गई, ग्लोब पर खींची गई, जो इस पृथ्वी को या ग्लोब को लगभग कितने भागों में बांटती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। कितने हिस्सों में बांटती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इस भूमि को दो भागों में बांटने के कारण इस रेखा को नाम दिया गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमि के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। अब उसके बाद में हम देखते हैं इस भूमध्य रेखा को, अब इसमें देखते हैं अक्षांश और देशांतर कैसे हुए। ये जो भूमध्य रेखा है इस पे यहाँ के यदि आपने चांदे की सहायता से इस पे कोण बनाए तो यहाँ से देखो कितने कोण बनेंगे, लगभग बिल्कुल मध्य से यदि चांदे की सहायता से कोण बनाएंगे तो देखो शुरू से यहाँ से बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस प्रकार से ऊपर तक यहाँ पे कितने कोण बनेंगे। तो हमें पता है चांदे का बिल्कुल मध्य हिस्सा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे कितने डिग्री आएंगे, 90 डिग्री आएंगे। 90 डिग्री इधर, और इधर से भी बराबर से देखेंगे तो इधर भी कितने होंगे, 90। इधर चाहे इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो, कितने डिग्री होंगे ऊपर, 90 डिग्री होंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इधर 1 डिग्री है और इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर भी 1 डिग्री होगा। अब क्या किया, इन दोनों को मिला दिया आपस में, क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया गया। तो भूमध्य रेखा के समांतर समांतर पृथ्वी पर बनाई गई, ग्लोब पर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं जो प्रत्येक अक्ष पर, जो प्रत्येक 1 डिग्री अक्ष पर स्थित है। एक से दूसरी रेखा कितने डिग्री का अंतर होता है, इन दोनों के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है। प्रत्येक एक से दूसरी जो अक्षांश रेखा होगी उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होगा, 1 डिग्री का। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ इस प्रकार से रेखाओं को काल्पनिक रूप से बनाया गया है। ग्लोब पर कुछ इस प्रकार से ये रेखाएं खींची गई, कुछ इस प्रकार से ये ग्लोब पर रेखाएं खींची गई है, जिन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, तो
आपको पता होगा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब देखो जब इस भूमध्य रेखा ने इस भू को दो भागों में बांट दिया, इस पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, ग्लोब को दो भागों में बांट दिया, इस पूरे गोले को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। तो एक गोला आधा गोला ऊपर रह गया और आधा गोला कहां पे गया, नीचे रह गया। गोले के आधे हिस्से को क्या कहते हैं, गोलार्ध। क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। इसीलिए इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित गोलार्ध को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और इसी प्रकार दक्षिण में जो गोलार्ध होगा उसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित गोलार्ध को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण में स्थित गोलार्ध को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। तो कुछ इस प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी अक्षांश रेखाओं की, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी बिल्कुल बराबर। अब देखो चांदे की सहायता से यदि दक्षिण की तरफ यदि चांदा रखा जाए और इस पे कोण बनाया जाए तो ये भी कोण कितने का होगा, कितने एक्स का कोण बनेगा। तो यदि यहाँ पे देखेंगे तो कितने एक्स का बनेगा, 90 एक्स का ये कोण बनेगा, 90 डिग्री का एक कोण बनेगा। उसी प्रकार देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से कुल कितने डिग्री का कोण बन जाएगा। लास्ट के अंदर ये जो ध्रुवीय हिस्से होते हैं जिसमें क्या कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो ये जो रेखाएं भी कितनी हो जाएंगी, ये जो अक्षांश बिंदु है, ये जो अक्षांश यहाँ पे अपने बिंदु बनाए, ये दोनों बिंदु एक रेखा बनाते हैं। दो बिंदु कितनी रेखा बनाते हैं, एक रेखा बनाते हैं। तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश हुए, तो हमने देखा 90 अक्षांश हुए। कितने अक्षांश हुए, 90 अक्षांश हुए। रेखाओं की बात नहीं कर रहे हैं, अक्षांशों की बात कर रहे हैं, अक्षांश बिंदुओं की बात कर रहे हैं। कुल कितने अक्षांश हो जाएंगे, 90 अक्षांश हो जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में भी देखें तो कितने अक्षांश हो जाएंगे, यहीं पर कितने हो जाएंगे, 90 अक्षांश हो जाएंगे। कितने अक्षांश हो जाएंगे, 90 अक्षांश। दक्षिण गोलार्ध में 90 अक्षांश भी 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में होंगे। तो कुल कितने अक्षांश हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 90 और 90 कितने होते हैं, 90 और 90 तो होते हैं 180। तो कुल कितने अक्षांश होने चाहिए, 180 होने चाहिए। लेकिन आपका ये सवाल क्या है, गलत हो जाएगा। आपका ये जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा इसके अंदर देखो 90। तो ये भी सही है कि उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश है, हमने गिन लिया, हमने मान लिया, हमने देखा है। और उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने अक्षांश होंगे, 90 अक्षांश होंगे, ये भी हमने मान लिया। तो 90 और 90 तो 180 होने चाहिए। तो फिर 181 कैसे है, तो प्यारे हम ये क्यों भूल रहे हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है वो भी एक अक्षांश है। क्या है, वो भी एक अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है, तो सर इसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे। ये क्यों भूल रहे हो आप, तो इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे। तो कुल कितने अक्षांश हो जाएंगे, 90 उत्तर के, 90 दक्षिण के 180 और एक ये 0 डिग्री वाला खुद। तो कितने अक्षांश हो जाएंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए कितने, 181 अक्षांश हो जाएंगे। कितने अक्षांश हो जाएंगे, 181 अक्षांश हो जाएंगे। अब देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में कि एक अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो देखो कोई भी गोला हो, जब उसका अपन अंतिम छोर देखते हैं, अंतिम छोर वहां पे कोई रेखा नहीं बनती। क्या नहीं बनती, रेखा नहीं बना पाते। हम क्या बना सकते हैं, वहां पे एक बिंदु बना सकते हैं। अब इस जगह में किसी रेखा का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि रेखा बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2 बिंदुओं की। आपने गणित में पढ़ा होगा, मैथ में इतना तो कभी पढ़ा होगा कि एक रेखा बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ पे तो कितने बिंदु है, सिर्फ एक ही बिंदु है, एक बिंदु है। तो हम यहाँ पे क्या नहीं बना सकते, एक रेखा नहीं बना सकते, एक अक्षांश रेखा का निर्माण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुल कितने अक्षांश रेखा होगी क्या, तो नहीं होगी, तो नहीं होगी। तो ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो अक्षांश बिंदु है, न कि अक्षांश रेखा है। तो ये 90 डिग्री उत्तरी बिंदु जो अक्षांश है वो क्या है, अक्षांश बिंदु है, न कि अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से ये दक्षिण का जो है 90 डिग्री, ये भी क्या है, एक बिंदु है, अक्षांश नहीं है। तो अब हम बात करेंगे 181। तो देखो उसके बाद की जितनी भी अक्षांश है सारी सारी क्या बनाएगी, रेखाएं बनाएंगी। क्या बनाएंगी, रेखाएं बनाएंगी। तो 180 में से कितने घटाने पड़ेंगे तब एक अक्षांश रेखाएं निकलेंगी। कुल अक्षांश बिंदुओं में से कितनी
कितने घटाएं ताकि क्या बच जाए, अक्षांश रेखाएं बच जाए। तो आपका जवाब होना चाहिए सर 2 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि एक तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों को घटाएंगे तो 181 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 179 बच जाएंगे, 179 बच जाएंगे। तो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? आपका जवाब होना चाहिए 179 अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 179 अक्षांश रेखाएं हैं। यदि अक्षांश बिंदुओं की बात करेंगे तो कुल कितने अक्षांश बिंदु होने चाहिए? 181। कितने होने चाहिए? 181 अक्षांश बिंदु होने चाहिए। अभी तो बताया था, क्यों भूल रहे हो? अब देखो हम बात करेंगे, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे सारे के सारे कैसे अक्षांश होंगे? उत्तरी अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। उत्तरी गोलार्ध के सारे अक्षांश कैसे होंगे? उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी गोलार्ध के सारे अक्षांश कैसे होंगे? तो दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश होंगे। चाहे मैं बात करूं दक्षिणी गोलार्ध का, यहाँ पे कोई अक्षांश हो 10 डिग्री, तो इस 10 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है उसका नाम क्या होगा? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसी प्रकार से यदि मैं 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में यदि 10 डिग्री स्थित है, 10 डिग्री अक्षांश स्थित है, अक्षांश रेखा स्थित है, तो इसको क्या कहूंगा? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कह सकता हूं, अक्षांश भी कह सकता हूं, क्योंकि ये बिंदु भी है और क्या है? रेखा भी है, क्योंकि ये क्या बनाती है? एक रेखा बनाती है। अक्षांश रेखाएं हमेशा क्या होती है? समांतर होती हैं। कैसी रेखाएं होती है? समांतर। आपने ये भी सुना होगा समांतर रेखाएं क्या होती है? वे रेखाएं जो कभी भी, इनको कितनी भी लंबी खींच दिया जाए, कभी भी वो क्या नहीं होती? एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को नहीं काटती, चाहे उनको कितना भी स्ट्रेच कर दिया जाए, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। वो क्या, वो रेखाएं कैसी होती है? तो समांतर रेखाएं होती है। उसी प्रकार से अक्षांश रेखाएं भी क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं कैसी होंगी? समांतर होंगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। अब देखो ये पूरी पृथ्वी क्या है? गोल है। क्या है? गोल है। गोल होगी तो ये अक्षांश रेखाएं पूरे क्या बनाएगी? पूरे पृथ्वी पर बाहर एक वृत्त का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? वृत्त का निर्माण करेगी। ये वृत्त कैसा होगा? अक्षांश वृत्त होगा। इसको क्या कहेंगे? अक्षांश वृत्त कहेंगे, अक्षांश वृत्त कहेंगे। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं, मैंने क्या कहा? प्रत्येक अक्षांश रेखाएं किसका निर्माण करती है? एक पूर्ण अक्षांश वृत्त का निर्माण करती है, पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं किसका निर्माण करती है? अक्षांश वृत्त का। इस प्रकार से पृथ्वी पर कुल कितने वृत्त होंगे? कितने अक्षांश वृत्त होंगे? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश वृत्त हैं? तो 179 अक्षांश वृत्त होंगे। 179 क्यों हो? 181 क्यों नहीं होंगे? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था प्रत्येक अक्षांश रेखाएं, न कि अक्षांश बिंदु, क्योंकि ये जो बिंदु है रेखा ही नहीं बनाती तो ये वर्त कैसे बनाएगा? वर्त बनाने के लिए भी तो एक रेखा की आवश्यकता होती है। वर्त बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक रेखा की आवश्यकता होती है, जो ये कंप्लीट नहीं करता, ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये डिजर्व ही नहीं करता कि एक वर्त बनाए, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? रेखा नहीं है। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है इसके पास ये डिजर्व नहीं करता कि ये क्या बना दे? एक अक्षांश वर्त बना दे, अक्षांश रेखा बना दे। इस प्रकार से गोलार्ध पर, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश वर्त हो जाएंगे? 179 अक्षांश वर्त हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको याद समझ में आ रही होंगी, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? हमने देखा कुल पृथ्वी पर कितने अक्षांश है। तो अक्षांश की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। अक्षांश रेखाओं की बात करें कितनी हो जाएंगी? 179 हो जाएंगी। अक्षांश वर्त भी कितनी हो जाएंगे? 179 हो जाएंगे। अब बात करें सर भूमध्य रेखा की परिभाषा क्या है? भूमध्य रेखा की परिभाषा ये है कि पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भूमध्य रेखा की परिभाषा क्या होगी। अब इसका एक नाम और भी लेते हैं, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। इसका एक नाम और होता है, वो नाम होता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब इसको विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? इसके पीछे की भी स्टोरी सुन लो। हमने देखा जो पृथ्वी है कुल कितने
अक्षांश पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके झुके होने के पीछे की जो स्टोरी है वो फिजिकल जियोग्राफी के सेशन में आपको देखने को मिलेगी। वर्ल्ड जियोग्राफी का जब सेशन स्टार्ट होगा तब आपको वो देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखिए। ये जो विषुवत रेखा है पृथ्वी पर क्या है, देखो उत्तर में 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि झुकी हुई है। इसके पीछे के कारण है वो आपको बाद में बताऊंगा। अब तक देखो यहाँ पे एक 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, यहाँ पे एक अक्षांश होगा, अक्षांश रेखा नहीं होगी, अक्षांश होगा। अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्ण होती है, अक्षांश बिंदु बीच में उनके पॉइंट बाद में भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे अक्षांश बिंदु है या अक्षांश कौन सा होगा, तो 23.5 डिग्री। यहाँ पे कोई अक्षांश बिंदु होगा, कौन सा होगा, 23.5 डिग्री होगा। इसी प्रकार दक्षिण में भी एक क्या होगा, अक्षांश होगा 23.5 डिग्री। क्यों, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी झुकी होने के कारण ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मानते हैं। यदि इधर अक्षांश बिंदु है तो इधर भी होगा, इधर होगा, तो हम इन दोनों को मिला पाएंगे। यदि मिला पाएंगे तो क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। तो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखाओं को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो पृथ्वी जो सूर्य के सापेक्ष जहां पे दिखाई देती है, जहां पे सूर्य का तापमान बिल्कुल सीधा पड़ता है, सूर्य की किरणें जहां बिल्कुल सीधी पड़ती है, वो क्षेत्र कौन सा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन दोनों के बीच का ही वो क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है, बिल्कुल क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। इसीलिए इस क्षेत्र में, और जो ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर तो पूरा साल सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, बिल्कुल सीधे पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। इसलिए यहाँ का जो क्षेत्र होता है वहां पे एक विषुव प्रभाव पड़ता है सूर्य की किरणों के कारण। विषुव प्रभाव का मतलब होता है, विषुव का मतलब होता है पूरे साल तक एक जैसा मौसम बने रहना, पूरे साल तक एक जैसा मौसम बने रहना, जहां सर्दी, जहां कभी भी क्या नहीं आती, सर्दियां नहीं आती। जैसी उत्तरी गोलार्ध की तरफ या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ अपने देखते हैं, नॉर्वे स्वीडन देशों में देखते हैं, साइबेरिया के क्षेत्रों में देखते हैं, वैसी सर्दी इस 0 डिग्री अक्षांश पर नहीं आती, भूमध्य रेखा पर नहीं आती। यहाँ पूरा साल एक जैसा मौसम बना रहता है, गर्मी का मौसम बना रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विषुव प्रभाव कहते हैं। विषुव प्रभाव के कारण, विषुव प्रभाव होने के कारण भूमध्य रेखा का एक नाम और होता है, क्या होता है, विषुवत रेखा। क्या नाम होता है, विषुवत रेखा। तो यह है विषुवत रेखा की कहानी जो मैंने आपको भी सुना दी। इस प्रकार से हमने देखा। अब देखो 23.5 डिग्री उत्तरी जो रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो ये रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका एक नाम हो रहा है और है कर्क। कौन सी रेखा है ये, कर्क रेखा है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में एक अक्षांश रेखा है जिसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम क्या होता है, मकर रेखा। कौन सी रेखा, तो मकर रेखा। इस प्रकार से हमने इस पृथ्वी के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ देखा। और अब आगे हम देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की क्या स्थितियां हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो फिर एक बार इसको क्लियर कर दिया जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो बहुत अच्छा है, यदि दिमाग में इसको छाप लिया तो बहुत ही अच्छा है। यदि इसको दिमाग में छाप लिया तो बहुत ही अच्छा है, वरना कॉपी में तो जरूर छाप लो, इसको काम देगा ये, कॉपी में जरूर छाप लो। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यहां से कोई क्वेश्चन आए तो आपका कभी भी गलत न हो। अब हम देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की क्या स्थिति है, इसके अंदर कोई और स्थितियां भी है, उस प्रकार को हम सभी को देखने वाले हैं। तो अक्षांश रेखाओं की पूरी डिटेल हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं, इसके बाद में इसको एक बार साफ कर दिया जाता है। तो वापस हम बनाते हैं वही, क्या बनाते हैं, एक ग्लोब बनाते हैं, एक पृथ्वी का निर्माण कर देते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। अब मैं इसे विषुवत रेखा भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, विषुवत रेखा भी कह सकता हूं, इसे मैं विषुवत रेखा भी कह सकता हूं। इसे मैं क्या कह सकता हूं, विषुवत रेखा भी कह सकता हूं। तो ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है, जो भूमि के बिल्कुल मध्य में स्थित है, जो भूमि के बिल्कुल कहां स्थित है, मध्य में स्थित है। अब देखो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण
पृथ्वी का जो हिस्सा है वो जब सूर्य के सामने आता है, बिल्कुल सीध में आता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध का और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के जो अक्षांश है उनके बीच का हिस्सा ही सूर्य के क्या आता है, बिल्कुल सीध में आता है। तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक रेखा है जिसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं इसको कर्क रेखा भी कह सकता हूं। गलत तो नहीं होगा यदि मैं इसे कर्क रेखा कहूं, तो सर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखो हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में भी ये 23.5 डिग्री की स्थिति होगी। यहाँ पे भी क्या होगी, एक 23.5 डिग्री की रेखा होगी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे मैं किस नाम से कह सकता हूं, तो मकर रेखा कह सकता हूं, मकर रेखा भी कह सकता हूं। इस प्रकार से हमने देखा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा है। अब हम बात करते हैं इसके बाद की। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है, और जब ये जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि पृथ्वी के जो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इन्हीं ध्रुवों के माध्यम से हम इसको पृथ्वी को समझते हैं। तो ये ध्रुव है, कौन सा ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है। कौन सी डिग्री है, कौन सा अक्षांश है, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव इसको कहेंगे। जब 23.5 डिग्री का फर्क यहाँ पे पड़ता है, तो यहीं से भी कितने डिग्री का फर्क पड़ेगा, 23.5 डिग्री का ही पड़ेगा। यहाँ से जब 90 से 23.5 डिग्री घटाते हैं, तो यहाँ पे एक रेखा आती है 66.5 डिग्री की, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार से दक्षिण में भी कितने डिग्री का फर्क पड़ेगा, तो 23.5 डिग्री का फर्क पड़ेगा। तो यहीं से भी हम 23.5 डिग्री निकालते हैं, तो कितना बचता है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश इसको कहेंगे। अब देखो क्या होता है, ये तो कर्क रेखा है, इसका नाम कर्क रेखा, इसका नाम ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी है इसका नाम क्या है, मकर रेखा। 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसका नाम होता है आर्कटिक वर्त। कौन सा वर्त, आर्कटिक वर्त। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तरी ध्रुव में यहाँ पे कौन सा सागर है, तो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। इसको भी हम वर्ल्ड जियोग्राफी में देखेंगे, कितने महासागर है, कितने महाद्वीप है, कौन सा महासागर कहाँ पे स्थित है, कौन सा महाद्वीप कहाँ स्थित है। महाद्वीपों के सारे देशों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम उसको नाम देंगे विश्व यात्रा, विश्व भ्रमण नाम देंगे। तो कभी विश्व भ्रमण का यदि आपका मन करे तो हमें कमेंट में जरूर बताना कि सर हमें विश्व भ्रमण करना है, आपको विश्व का भ्रमण भी करा दिया जाएगा, पूरे विश्व का भ्रमण करा दिया जाएगा। आपको सभी पहाड़, नदियां, झीलें सब दिखा दी जाएंगी, जल संधियां भी आपको दिखा दी जाएंगी, पूरा क्षेत्र दिखा दिया जाएगा, पूरा जलवायु आपको दिखा दिया जाएगा। अभी एक बार हम करते हैं भारत की यात्रा, तो एक बार पृथ्वी के इस ग्लोब की यात्रा अच्छी तरह से कर लो। हम उसके बाद धीरे धीरे कहां पे बढ़ेंगे, भारत की यात्रा पर बढ़ेंगे। तो इसे कहते हैं आर्कटिक वर्त, इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक वर्त। दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में जो ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसका नाम लेते हैं अंटार्कटिक वर्त, अंटार्कटिक वर्त। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने महाद्वीप का नाम सुना होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, उसके पास में ही ये वर्त है। वर्त क्यों कहा, क्योंकि जब अक्षांश रेखाएं हैं तो अक्षांश रेखा क्या बनाती है, एक वर्त बनाती है। आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, आप भूलते बहुत जल्दी, भूला मत करो, याद रखा करो। ये वर्त क्यों बनाती है, तो क्यों बनाती है, क्योंकि ये अपने चारों तरफ एक क्या बनाती है, चक्कर बनाती है। उस एक वर्त का निर्माण करती है, इसीलिए इसका क्या नाम रखा, अंटार्कटिक वर्त रखा, जो क्या है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। अब देखो सूर्य की जो स्थिति है इनके बीच में रहती है, कभी यहां तक आ जाता है, घूमती पृथ्वी है लेकिन हमें दिखाई क्या देता है, सूर्य दिखाई देता है घूमता हुआ। लेकिन सूर्य अपने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के क्या लगाती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन अपने साथ में भी क्या करती है, घूर्णन गति भी करती है और परिभ्रमण भी गति करती है। देखो घूर्णन गति और परिभ्रमण गति, पृथ्वी की घूर्णन गति और पृथ्वी की कौन सी गति, परिभ्रमण गति।
इनके बारे में भी हम फिजिकल जियोग्राफी में बात करेंगे जब हम पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार इसके बारे में देख लो। घूर्णन गति तो होती है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति गति है। घूर्णन गति पृथ्वी देखो जब घूर्णन गति करती है तो अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कब लगाती है? तो 24 घंटों में लगाती है। कितने घंटों में? 24 घंटों में, लगभग 23 घंटे और 56 मिनट में लगाती है। कितने घंटे और कितने मिनट में? 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट में ऐसे एक चक्कर पूरा करती है। उसके बाद जब पृथ्वी पूरे सूर्य का जब चक्कर लगाती है, किसका चक्कर लगाती है? पूरे सूर्य का जब चक्कर लगाती है उसको कहते हैं परिभ्रमण गति। कौन सी गति? परिभ्रमण। भ्रमण का मतलब होता है घूमना, परि का मतलब होता है बाहर। परि का मतलब क्या होता है? बाहर। आपने नाम सुना होगा परदेश। कौन सा देश? परदेश। जो किससे बना है? इसी परि उपसर्ग से बना है, परि प्लस देश, परदेश नाम होता है। तो इस प्रदेश में कौन, क्या हम देखते हैं ना, प्रदेश का मतलब कौन सा? दूसरा देश, बाहर का देश। तो इसी प्रकार से परि का मतलब क्या होता है? बाहर। इसे ये जो पृथ्वी के चारों तरफ, जो सूर्य के चारों तरफ बाहर क्या लगाती है? एक चक्कर लगाती है, उसी को क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। तो ये जो परिभ्रमण गति इसकी जो पूरी होती है वो कितने दिनों में पूरी होती है? इसके चक्कर के हिसाब से हम देखेंगे तो कितने दिनों में पूरी होती है? 365 दिनों में। 365 से ही 1/4 दिन में ये अपनी पूरी गति को पूरा करती है। 365 से ही 1/4 दिन में पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। इन दोनों गतियों का क्या प्रभाव पड़ता है? कभी फिजिकल जियोग्राफी के टॉपिक में बात करेंगे। कभी फिजिकल जियोग्राफी में हम जब अपना सेशन लाएंगे उसमें इसमें बात करेंगे, इसमें ये घूर्णन गति और परिभ्रमण गति का क्या फर्क पड़ता है पृथ्वी पर, वो सारा हम देखेंगे। तो एक बार देखते हैं अक्षांश और देशांतरों को। सूर्य देखो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में लगभग गति करता है। तो देखो क्या स्थितियां बनती है। सूर्य देखो अपने बात करते हैं जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है मार्च से लेकर के, कितने मार्च से लेकर के? 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक, 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक का जो समय होता है वो सूर्य कहां गुजारता है? उत्तरी गोलार्ध में गुजारता है। उसके बाद 23 सितंबर से 21 मार्च का जो समय होता है, 23 सितंबर से 21 मार्च तक का समय होता है, वो सूर्य का कौन सी दिशा में होता है? कौन से गोलार्ध में रहता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में गुजरता है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और पृथ्वी की परिभ्रमण गति, इन दोनों गतियों के एक साथ चलते रहने के, पैरेलल चलते रहने के कारण ये दो दशाएं पूरी होती है। अब देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। अब देखते हैं 21 मार्च से हम शुरू करेंगे। तो 21 मार्च के बाद क्या आएगा? धीरे धीरे सूर्य है। 21 मार्च को सूर्य कहां पे होता है? तो भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है, विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है। सूर्य बिल्कुल सीधा कहां पे चमकता है? सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी कौन से अक्षांश पर पड़ती है 21 मार्च को? तो 0 डिग्री अक्षांश पर। आपसे पूछा जा सकता है भूमध्य रेखा पर सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें कब पड़ती है, कौन सी तारीख को पड़ती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 21 मार्च। वो कई बार महीना पूछ लिया जाता है तो आपको क्या पता होना चाहिए? मार्च का महीना भी याद होना चाहिए। तो 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है। उसके बाद की स्थिति देखिए। उसके बाद की स्थिति देखें तो धीरे धीरे समय निकलता है और एक समय आ जाता है 21 जून का। 21 जून का एक समय आता है, 21 जून की एक तारीख आती है। उस तारीख पर क्या होता है? देखो तारीख पे तारीख तो बढ़ती जाएगी, तारीख पे तारीख बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से एक तारीख कौन सी आएगी? 21 जून की आएगी। कौन सी तारीख आएगी? 21 जून की आएगी। 21 जून को क्या होता है? जो सूर्य होता है वो बिल्कुल सीधा, सूर्य की जो सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती है। उसके बाद देखो वापस क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बढ़ती जाएगी। तो तारीख पे तारीख बढ़ेगी, अंत में एक तारीख आएगी 23 सितंबर की। 23 सितंबर की एक तारीख आएगी। उस 23 सितंबर को क्या होगा? सूर्य वापस कौन सी
अक्षांश रेखा पर आ जाएगा तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर वापस सीधा चमकेगा। बिल्कुल सीधी जो किरणें होंगी कहां पे आएगी, तो इस भूमध्य रेखा पर आएगी। नो शेडो डे भी कहते हैं 23 सितंबर को, क्योंकि 23 सितंबर देखो जहां पर ये जो जिस अक्षांश रेखा पर या जिस बिंदु पर क्या सूर्य का बिल्कुल सीधा प्रकाश पड़ेगा उस जगह पर नो शेडो जोन बन जाता है। नो शेडो जोन, नो शेडो का जोन का मतलब है परछाई रहित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? परछाई रहित क्षेत्र, नो शेडो जोन, परछाई रहित। वहां पर हमें किसी भी अपनी खुद की परछाई नहीं दिखाई देती, वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की परछाई नहीं दिखाई देती। जो सूर्य की धूप से बनती है वो परछाई हमें दिखाई नहीं बनती, उसे कहते हैं नो शेडो जोन। उसके बाद देखो ये 23 सितंबर को वापस सूर्य कहां पे आ जाता है, तो भूमध्य रेखा पर आ जाता है। फिर वही कहानी, ये ट्रेन यहां से चलती है, तारीख पे तारीख बढ़ाते हुए वापस यहाँ पे आ जाती है। एक तारीख आती है, दिनांक आती है कौन सी, 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर की एक दिनांक आती है। उस 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य है जो कौन सी रेखा पर सीधा चमकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर विषुवत रेखा पर नहीं चमकता, मकर रेखा पर सीधा चमकता है। कौन सी रेखा पर सीधा चमकता है, तो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। जब सूर्य 22 दिसंबर को कौन सी रेखा पर सीधा चमकता है, तो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। फिर वापस वही कहानी, ट्रेन यहां से चलती, स्टेशन से सवारियां उतारी चढ़ाई, उसके बाद से वापस ट्रेन तारीख पे तारीख आगे बढ़ाते हुए वापस कहां पे आ गई, 21 मार्च वाले स्टेशन पे आ गई, भूमध्य रेखा वाले स्टेशन पे पहुंच गई। कौन सी तारीख को पहुंची, तो 21 मार्च को वापस ये सूर्य की जो ट्रेन है कहां पे पहुंच गई, वापस 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर पहुंच गई। और ये जो सर्किल है वो हमेशा से चलता आ रहा है, हमेशा से हमेशा ही चलता जाएगा। अटल सत्य है, ब्रह्मांड सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो चलता ही जाना है। आज हम है, कल हमारे बाद कोई और इसको देखेंगे, हमसे पहले पता नहीं कितनों ने इसको देखा होगा, इसको समझा होगा, आगे भी बहुत सारे देखते जाएंगे। तो ये तो ऐसे ही चलेगा। भूगोल की एक खासियत यही तो है, जियोग्राफी की एक खासियत यही तो है, जो कल था वो आज है, जो आज है वही कल रहेगा, बिल्कुल एक जैसा रहेगा, कुछ नहीं बदलता भूगोल के अंदर। भूगोल के अंदर कुछ नहीं बदलता। जो नदियां पहले आ रही थी आज भी आ रही हैं, आगे भी आती रहेंगी। हाँ, अपना रास्ता बदल लेंगी, वो अपना रास्ता जरूर बदलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो गायब हो जाएंगी। जो जल है वो रहेगा। प्रशांत महासागर आज से हजारों साल पहले भी था, हो सकता है किसी और रूप में हो, तैतीस सागर के रूप में हो सकता है, पेंजिया के रूप में हो सकता है, पेंथालासा के रूप में हो सकता है। वो चीजें हैं तो है, रहेगी, आगे भी रहेगी। हो सकता है उसके थोड़े से और विभाजन हो जाए, लेकिन रहेगी जरूर। भूगोल की यही क्या है, खासियत है। सूर्य हमेशा किधर से चमकता है, तो सूर्य हमें पता है, सूर्य का जो उदय होता है वो पूर्व दिशा से होता है। कभी भी देख लो, आज से चाहे 100 साल 1000 साल पहले चले जाओ, सूर्य हमेशा किधर से चमकता था, किधर से उगता था, तो पूर्व दिशा से ही उगता था और पश्चिम दिशा में छिपता है। सूर्यास्त किधर होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो पश्चिम दिशा में हजारों साल पहले हुआ था, आज से लाखों साल बाद भी यदि हम देखेंगे तो वो भी उधर ही होगा। हम तो क्या देखेंगे, हमारे यहाँ पता नहीं कौन देखेगा, क्या हम रहेंगे, हमारे बाद ये पृथ्वी रहेगी नहीं रहेगी, उसका क्या पता। जिस प्रकार से मानव पृथ्वी का दोहन कर रहा है, उस प्रकार तो भरोसा नहीं है कि यहाँ की जलवायु ऐसी रहेगी। उसके बाद देखते चलते हैं इसके बाद और क्या घटनाएं घटती है। तो ये तो था। इसके बाद अब देखो, जो हमने क्या देखा, इतनी चीजें हम देखने के बाद हमें क्या निष्कर्ष निकला। हमने देखा कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में रहती हैं, उसके उत्तर और दक्षिण में नहीं जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की जो सबसे ज्यादा ताप है, सूर्य तप सबसे ज्यादा वो कहां पर पड़ता है, गर्मी सबसे ज्यादा कहां होनी चाहिए, तो कहां होती है, इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है। इसीलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यदि हम ताप जोन की बात करें, टेम्परेचर जोन की बात करें, तो इसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। कटिबंध मैं आपको बता दूं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। आपको यह भी याद होना चाहिए, कटिबंध कहते किसे हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, कटिबंध कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो वो भी देख लो कितनी दूरी होती है। प्रत्येक दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। अब देख लो, सूर्य एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जब सूर्य का प्रकाश जाता है तो कितने किलोमीटर का सफर करता है, 111 किलोमीटर का सफर करता है। अब हम देखते हैं इसके बाद, ये उष्ण कटिबंध हो गया। अब देखो,
हमने देखा यहाँ तक तो सीधी पड़ती है, इसके बीच में भी कुछ तापमान रहा होगा, लेकिन जो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव का वाला क्षेत्र है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। वहां पर सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा तप नहीं कर पाती जितनी भूमध्य रेखा पर करती है। इसीलिए हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पूरा साल क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। इसीलिए इसको फ्रीजिंग जोन भी कहते हैं। कौन सा जोन कहते हैं? फ्रीजिंग जोन कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध इसको कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्रों का नाम क्या होता है? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। अब देखो 66.5 से ऊपर के नाम हम दे दिए। क्या नाम दिए? शीत कटिबंध। चाहे दक्षिण का हो चाहे उत्तर का हो, शीत कटिबंध कहलाएगा। इसके बीच के क्षेत्र को भी दे दिया, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या नाम दिया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो आपका जवाब होना चाहिए ये जो बीच का क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा? अब देखो इसमें दोनों घटनाएं साथ चलती हैं। यहाँ पर लगभग सर्दियां भी बराबर पड़ती हैं, गर्मियां भी क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं। दोनों स्थितियां, दोनों अवस्थाएं एक साथ देखी जाती है। साल में हम देखते हैं, यदि आप भारत के यदि उत्तरी क्षेत्र में रहते हो, उत्तरी भारत वाले क्षेत्रों में रहते हो, तो आप देखोगे यदि राजस्थान वाले क्षेत्र में रहते हो, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में इधर यदि आप रहते हो, कर्क रेखा के जो उत्तर का जो भारत है वहां पे आप रहते हो, तो आप देखते हो साल के 6 महीने गर्मी पड़ती है, 6 महीने क्या रहती है? सर्दी का मौसम रहता है। कैसा मौसम रहता है? सर्दी का मौसम। तो दोनों लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए इसका नाम यहाँ पे क्या पड़ता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध इसका नाम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे शीत भी है और उष्ण भी है, दोनों का ये मिश्रित क्षेत्र है। मिश्रित क्षेत्र को हमेशा मिश्रित करके लिखा जाता है। शब्दों को भी मिलाकर लिख दिया, संधि कर दी, इन दोनों की क्या कर दी? संधि। संधि आप हिंदी के सेशन में देख रहे होंगे, हमारा हिंदी का भी एक पैरेलल सेशन चल रहा है जो जगदीश सर आपको करा रहे हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध वाला ये क्षेत्र है। अब देखो कर्क रेखा से आर्कटिक वर्तक का यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। तो वही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी तो होगी। तो विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है उसको भी क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहेंगे। इसको हम उपोष्ण भी कह सकते हैं। क्या से कह सकते हैं? उपोष्ण भी कह सकते हैं। उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब जलवायु की बात आ गई तो उष्ण जलवायु कहां पाई जाएगी? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। शीत जलवायु कहां पाई जाएगी? तो 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी दोनों अक्षांशों पर क्या पाई जाएगी? शीत कटिबंध, शीत जलवायु पाई जाएगी। उपोष्ण जलवायु या शीतोष्ण जलवायु कहां पाई जाएगी? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में भी कौन सी जलवायु पाई जाएगी? तो शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी। तो जलवायु के बारे में भी आपका ये कोई जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थितियां बनती हैं। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ पाती। इस वजह से यहाँ पे कैसा मौसम रहता है? सर्दी का मौसम रहता है। जब सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध में सीधी चमकती है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? तो एक तो यहाँ पे सर्दियां रहती है, सर्दियों का मौसम होता है। दूसरा, दिन छोटे और रात बड़ी होती है। दिन छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो सूर्य तप है, प्रकाश है, वो बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ पे आ पाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होंगी। उसी प्रकार से यदि हम जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो हम देखेंगे उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात रहेगी, क्योंकि 6 महीने ही सूर्य कहाँ रहता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में कितने महीने रहता है? 6 महीने रहता है। तो जब तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, उत्तरी ध्रुव पर क्या रहेगी? रात रहेगी। नॉर्वे, स्वीडन देशों में क्या रहेगी? रात रहेगी। इसीलिए नॉर्वे देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। वहां पर लगभग जब रात के अपने यहाँ पे 12 बजते हैं, उसी प्रकार वहीं पे भी तो रात के 12 बजते होंगे। जब रात के 12 बजते हैं उस वक्त वहां पे थोड़ी सी सूर्य की किरण दिखाई देती है, बिल्कुल थोड़ी सी सूर्य की किरण दिखाई देती है। इसीलिए इसको कहते हैं अर्धरात्रि के सूर्य का देश।
अब देखो ये स्थितियां कब होती है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो अपने देखो 22 दिसंबर को अपने यहाँ पे क्या होती है, सर्दी, सर्दी होती है। 22 दिसंबर को अपने यहाँ पे सर्दी रहती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे चमक रहा है। 22 दिसंबर के बाद ही क्या आती है, 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस डे होता है। क्या होता है, क्रिसमस डे। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन से देश में गर्मियों में क्रिसमस डे बनाया जाता है, कौन से देश में मनाया जाएगा, तो जो दक्षिणी गोलार्ध में देश स्थित होंगे। आपको पता होगा दक्षिणी गोलार्ध में जो देश कौन कौन से हैं, यदि नहीं पता तो हम अपने वर्ल्ड जियोग्राफी के सेशन में इसको देखेंगे। थोड़ा सा देख लो, एक देश है ऑस्ट्रेलिया, जो कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में है, यहाँ पर स्थित है। इधर अपने देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका के भी कुछ देश, जैसे चिली देश वगैरह जो है वो कहाँ पे होंगे, अर्जेंटीना देश भी कहाँ पे होगा, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में होगा। यदि यहाँ पे हम अफ्रीका के कुछ देशों को देखेंगे तो वो भी कहाँ पे होंगे, दक्षिणी गोलार्ध में होंगे। अब इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यही स्थिति विपरीत भी बन जाती है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे रात बड़ी होती है, दिन छोटे और रात बड़ी होती है। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम होता है। दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहती है, 6 महीने की रात रहती है। अब देखो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े रात छोटी होंगी, दिन बड़े और रात छोटी होंगी। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहेगा, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने क्या रहेगा, दिन रहेगा, वहां पे रात नहीं होगी। समय के हिसाब से रात होगी, लेकिन दशाओं के हिसाब से रात नहीं होगी। 24 घंटे वहां पे क्या चमकेगा, सूर्य चमकता रहेगा। इस प्रकार से देखो उत्तरी गोलार्ध में उस वक्त क्या होगी, गर्मियां होंगी, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े रात छोटी होती है। दक्षिणी ध्रुव पर दिन 6 महीने का रहता है, और दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है, गर्मियां रहती हैं। ये तो था अक्षांश रेखाओं के बारे में। इस प्रकार से कुछ अक्षांश रेखाएं विस्तारित हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। कल हम देखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम भारत की यात्रा को जारी रखेंगे आपके साथ। धन्यवाद।